पार्लियामानी जमहूरियत में ये कहाँ होता है कि गवर्नर जनरल जो वो कैबिनेट के इजलास को प्रेजाइड कर रहा हो? वही वो वो कभी कैबिनेट के इजलास, आप जहाँ लोग खुश होते हैं कि जिन्होंने कहा कि मैंने माउंट बैटन को नहीं बनने देना गवर्नर जनरल। वो भाई तीनों अफवाज के जो सरबराह हैं आपकी, वो तीनों अंग्रेज हैं। सूबों के जो चीफ सेक्रेटरी है वो अंग्रेज है, सूबों के जो गवर्नर है वो अंग्रेज है, जो महकमूम के सेक्रेटरी हैं वो अंग्रेज है। तो फिर उनका क्या करना है? पंजाब का गवर्नर उस वक्त कौन था? तो फिर ये तो अपनी जात की आता है। और फिर आप एक रेजोल्यूशन करवा रहे हैं कैबिनेट में कि आज के बाद पॉलिसी इश्यूज पे जनाब साहब की राय प्रिवेल करेगी, और अगर कोई कैबिनेट का मेंबर उससे इख्तलाफ करेगा तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की काबीना की करारदाद है और फैसला है। तो फिर आमरीत किसको कहते हैं? तो वो अमर तो था। तो यहाँ तो नाम जमहूरी के तौर पे हम हर जगह लिखा, वो लिखे जो मर्जी लिखने में क्या है, वो मैंने आपने थोड़ी लिखा है, वो जिन्होंने लिखा है वो रियासत का नैरेटिव है। अच्छा, वो वजीर आजम के साथ इतना वो सुतीला सलूक था कि खुद उसकी बहन ने लिखा कि जब ये हम जियारत में थे उसकी तीमारदारी के लिए आया तो मेरे भाई ने कहा कि फाती ये देखने आया था कि बुढ़ा कब मर रहा है। हाँ, तो इस तरह के अल्फाज हैं। वो मोहम्मद अली साहब था ना। अच्छा, चौधरी मोहम्मद अली साहब था। चौधरी मोहम्मद अली भी उसके खिलाफ था जिन्ना के। अच्छा, क्यों? वो जिन्ना उसके लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई थी, जो गुलाम इसाक के लिए भी क्रिएट की गई थी, जो जियाउल हक ने की। वो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट, आप उसको कह लेंगे जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो उसका अब्बा जी था। अच्छा, मोहम्मद अली जो वजीर आजम भी बना। इसने बाद में काफी खराबियां भी डाली। हाँ, जो वजीर आजम बना, जिसने सिकंदर मिर्जा को मुतफिका तौर पर सदर मुंतखब किया, और उसी सिकंदर ने माशाल्लाह सिकंदर जो पाकिस्तान का पहला मुतफिका सदर जो कौमी असम्बली ने मंजूर किया, वो सिकंदर मिर्जा था। ठीक, तो उसके पीछे चौधरी मोहम्मद अली था। हाँ, मोहम्मद अली था। और अच्छा, गुलाम मोहम्मद का रोल भी उसी से मिलता जुलता है। सारे गुलाम मोहम्मद जो है वो देखे जी, गुलाम मोहम्मद किसकी चॉइस था? जी, वो जिन्ना साहब की चॉइस था ना। जिन्ना साहब उसको लेके आए, उन्होंने उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। वो इसलिए कि वो ये गुलाम मोहम्मद जो है ये नवाब हैदराबाद का, निज़ाम हैदराबाद का मुलाजम था। अच्छा, उधर से आया ना, उधर मुफादात थे उसके। और क्योंकि फेडरल जो अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी में उसमें था, और उसकी तरफ से वहाँ भेजा गया था फाइनेंस एडवाइजर निज़ाम हैदराबाद के पास। अच्छा, हैदराबाद का तो इतना यहाँ तक वो काफ़ी शवाहद मिलते हैं कि जब ये गए उधर इंडिया में, चौधरी मोहम्मद अली भी और ये दूसरे लोग, तो वहाँ दिल्ली में वापस आके उन्होंने कहा कि वहाँ हमारी सरदार पटेल से ऐसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मेरा जनाब को पैगाम पहुँचाओ कि ये कश्मीर का मसला छोड़ दें, नहीं ये हैदराबाद का जो रियासत है इस पे अपना मसला छोड़ दें, ये कश्मीर वो ले लें। तो आगे से उन्होंने कहा कि हम इतनी जरखेज और इतनी बड़ी स्टेट को छोड़ के तो क्या ये खाली खुद संगलाख बेआबो गया ये पहाड़ ले लें। तो ये लियाकत अली से मंसूब है। अच्छा, लियाकत अली से मंसूब है। और एक और भी है, आप देखें कि आप हिंदुस्तान की जो कश्मीर की हिंदुस्तान से एक्सेशन ट्रीटी है उसको गलत कहते हैं, लेकिन खुद आप जूनागढ़ की एक्सेशन ट्रीटी को मान रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपने तो कश्मीर का मसला उसी दिन ज़ाया कर दिया जब आपने जूनागढ़ की एक्सेशन ट्रीटी को कबूल किया। आप हिंदुस्तान भारत कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो रहा है आपका, आप वहाँ कश्मीर में मुजाहिदीन भेज रहे हैं। और मुजाहिदीन के बारे में पाकिस्तान के एक नेवी के और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे इफ्तिखार अहमद सरोही, उन्होंने एक किताब लिखी है ट्रूथ नेवर रिटायर्स। उसने जो उनके बारे में लिखा वो पढ़ ले। और अभी मैंने एक और बंदे हैं जो पाकिस्तान की फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है सिकंदर बलोच, उसने कहा ये तो सब चोर थे, ये तो जो कश्मीरी मुजाहिदीन वहाँ गए थे, ये कबायली मुजाहिदीन, ये तो काकूल अकेडमी को लूटना चाहते थे और इन्होंने एबटाबाद में बहुत घरों को लूटा। और इफ्तिखार अहमद सरोही कहते हैं कि मैं चिविंडे में था उस वक्त, हम क्योंकि अम्बाले ये हरियाणा से आकर चिविंडे में सेटल हुए थे, रहे थे, और ये जो जब चिविंडे में आए तो उन्होंने लोगों की लड़कियों को उठाया, लोगों के घरों को चोरी किया और चीज़ें उठाई। ये इफ्तिखार अहमद सरोही ने लिखा हुआ है।
जिनको आपने हमारे यहाँ मुजाहिदीन बना के पेश किया जाता है। और हमारी उस वक्त की जो क़यादत थी, आला तरीन क़यादत, वो उसकी उन्हीं की शीलबात, उन्हीं के यानी प्लान तो उन्हीं का था। ज़ाहिर है उनका प्लान था। और एक ऐसा बंदा जिसका नाम ही लिया जाता, उसका खुर्शीद नाम था, अनवर खुर्शीद या खुर्शीद अनवर। जी जी खुर्शीद। वो सारा मेजर जिसको बनाया हुआ था, एक्चुअली वो उसको गुलाम अमन ने आगे किया था। वो भी पैसे बटोरने का और फंड चोरी करने का एक तरीका था। और जिस दिन हमला होना था वो हनीमून मनाने चला गया, वो ढूंढने से नहीं मिलता था। नहीं, ये सारी हम कास्तानियाँ देखते हैं, अजीबो गरीब किस्म के तजादात देखते हैं। आप देखें ना, एक तरफ उसी लीडर को जो ये सारी मुसलमानी की बातें कर रहा है और इस्लाम के बारे में लच्छेदार तकरीर उसकी आज भी हमें जान नहीं छोड़ रही, तो तर्ज अमल उसका ये है कि अपना जब मुल्क बनता है तो फौरी तौर पे वजीर कानून जो है मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल को वजीर कानून बनाता है, और एक अहमदी सर ज़फ़रुल्लाह को वो वजीर खारजा बना रहा है। तो ये तजाद देखे मंडल को जो मसला था ना, हमारे यहाँ बहुत ये लिबरल भी बहुत बात बड़ी धूम से करते हैं कि देखे जी जना कितना सेकुलर था, उसने मंडल को वजीर कानून बनाया। नहीं, अच्छा, बात यह है कि मंडल जो है वो बंगाल की कोलिशन पॉलिटिक्स का एक करेक्टर था जी, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का नुमाइंदा था वहाँ वोट उस वक्त जो कोलिशन पॉलिटिक्स चल रही थी, शेड्यूल कास्ट वाले अपनी पॉलिटिक्स के तहत मुस्लिम लीग से इत्तेहाद बनाते थे, यानी कांग्रेस की उन्होंने मुखालफत की। हाँ, अब जब वो जो मंडल बेचारा वो ये रियलाइज नहीं कर सका कि जब एक मेजॉरिटी मुस्लिम रियासत बन जाएगी तो शेड्यूल कास्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो वो फिर वो खुद मंडल की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत साबित हुई। वो पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान जब आ गया तो मशरकी पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक था, वहां तो मेजॉरिटी मुसलमानों की होगी, अब तो उसकी कोलिशन की जरूरत ही नहीं रही। अब वो कहता है वो 51 में इसलिए चला गया और 51 में जाने के बाद वो 68 तक जिंदा रहा। अच्छा, उसने एक खत भी लिखा था, वो बड़ा मैंने पढ़ा उसके वो यही है ना कि क्या जो हिंदुओं के साथ जुल्म सितम हो रहा है, ये वही कहानी है जो उसने कहा कि कैसी रियासती सरकार जो हुकूमत है और जो रियासती अदारे हैं वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और ख़ुद मेरे पास फाइल ही नहीं आने देते, मुझे जसूस साबित कर रहे हैं। वो तो मैंने ख़त पढ़ा हुआ है और वो उर्दू में भी छपा है ख़त जी। और इसी तरह ये जो सर ज़फ़रुल्लाह था, सर ज़फ़रुल्लाह को तो इसलिए लाया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट था, वो तो उनके ही खिदमत गुजार था जो, और मसला कश्मीर को ख़राब करने में, उलझाने में सर ज़फ़रुल्लाह का बहुत ज़्यादा रोल है। कहा जाता है लाहौर पाकिस्तान को दिलवाने में भी सर ज़फ़रुल्लाह का बड़ा रोल है। और ये पता नहीं क्या रोल है उसका। अब लाहौर तो आबादी जो थी वो लाहौर की मुसलमानों की आबादी थी। सर ज़फ़रुल्लाह प्रॉपर्टी को भी देखा जाए, नहीं प्रॉपर्टी किसी पे फैसला नहीं हो रहा था ना, एक फैक्टर नहीं, जो भी था एक फैक्टर नहीं था ना, मल्टीपल फैक्टर थे। सर ज़फ़रुल्लाह जो है वो अपनी लीडर, आपको पता है कि जमात अहमदिया जो है वो हमेशा एंटी सेकुलर रही है जी, और आज भी कभी भी उसने कभी कोई सेकुलरिज्म की और इसकी हमायत नहीं की। ठेठ मजहबी है, इसलिए सर ज़फ़रुल्लाह ने लंबी लंबी तकरीरें की जाके अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मसले पर भी उनका मौक़िफ़ गलत था और कश्मीर के मसले पर भी उनका, क्योंकि अहमदियों को कश्मीर से बहुत अकीदत है मजहबी हवाले से, ये शायद आप जानते हैं। मैं जानता हूँ, हाँ, बहुत अकीदत है और एक वक्त में ये बहुत कश्मीर करते थे। कश्मीर कमेटी पे ही तो उलझन हुई थी, इकबाल के साथ भी तो उनकी हो गई थी, इसलिए ये सर ज़फ़रुल्लाह हैं ये यूनियनिस्ट पार्टी में थे। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने रेजोल्यूशन लिखा था 23 मार्च वाला। मैं बल्कि उधर आना था कि आपसे पूछूं कि वो 23 मार्च की रेजोल्यूशन पे तो अब तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं कि अंदर खाने वो सारा इन्हीं का लिखा हुआ। वो तो हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर इश्तियाक, वो तो कहते हैं कि ये लिखा ये आ गया था गवर्नमेंट की अच्छा, कि ये देख लो जी, ये पढ़ लो। आप देखें ना जी, उस वक़्त लाहौर में आपको पता है ना कि अगर आप सूबाई हुकूमत आपकी अपनी हो तो बंदे इकट्ठे करना तो कोई मसला नहीं ना। सूबाई हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग के उस इजलास की मेज़बान थी और सर सिकंदर आज़ाद मेज़बान था, वो स्टेज पे बैठा हुआ था, बंदों ने आना ही था। सही बात है। अच्छा, ये यूनियनिस्ट पार्टी जो है, यूनियनिस्ट पार्टी, जरा इस पे भी रोशनी डालें कि ये पंजाब में अच्छी खासी हावी थी और ये टूट के लीग में क्या वजूह बनी थी, क्या उसकी बैकग्राउंड है, ये सारा जो खिलवाड़ हुआ।
देखे जी वो उसको जो जर्नलिस्ट पार्टी जो है ना, वो बेचारी सर उनको नहीं अंदाज़ा था। वो खिदमत गुजार थे अंग्रेज़ के, और अंग्रेज़ जो था वो अपने मफादात के ताबे था। अंग्रेज़ जो था वो एक वक्त तक यूनियनिस्ट पार्टी के सर पर हाथ रखे रखा उसने, लेकिन जब उसके मफादात बदल गए तो उसने आंखें फेर दी और यूनियनिस्ट पार्टी ये अंदाज़ा करने में फेल हो गई। इसलिए उसने अंग्रेज़ सरकार ने ताली बजाई और यूनियनिस्ट पार्टी के मेंबर उठ के मुस्लिम लीग में चले। तो वो तो ऐसे ही हमेशा ही होता है, बाद में भी जैसे आज भी देखे ना, तो आज ताली बजाते हैं तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। पार्टी वही होती है जिसने एस्टैब्लिश किया है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है जिसका वही रोल है जो काफ लीग का रोल जी, ये उस वक्त पार्टीशन से पहले की काफ लीग थी, जिसको पीटीआई भी कह रहे, जो रियासती कन्वेंशन लीग, ये उसका यही रोल था। नहीं, लेकिन ये सारा करके तो ऐसे महसूस होता है कि जो लीग हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि वो जी बड़ी दोहरी लड़ाई लड़ी, वो सारी ऐसे महसूस होता है कि जो पाकिस्तान मूवमेंट जो भी जैसी मूवमेंट का लफ्ज़ कहना, एक तो बड़ा मुझे अपनी शर्मिंदगी से फील हो रही है। दूसरी है कि सारी जो भी उनकी थी तोड़ जोड़ या झगड़ा नफरत, वो सारी कांग्रेस के खिलाफ थी। अंग्रेज के खिलाफ उनका जो असल ताकत थे उनको निकालने के लिए उनका कोई रोल नहीं था, और वहाँ ना कोई करना चाहते थे ऐसा। ये तो सारा उनका था ही रोल। वो तो ऐसे ही जैसे वो उठे हैं उसके खिलाफ तो उनकी टांगे खींचने के लिए वो जब भी उनको जरूरत पड़ती थी उनको इस्तेमाल कर लेते थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करते थे कांग्रेस के खिलाफ। भाई जब ये रेजोल्यूशन हो रहा था 1940 का, सारी कांग्रेसी लीडरशिप तो जेल में थी। कांग्रेस की टोटल लीडरशिप तो जेल में थी, सिर्फ जनाब बाहर थे जी। उसी से फायदा पहुंचा। जब देखे ना वो गलियां हो जाए सुंजियां, मिर्जा यार फिरे, तो ऐसी सूरत नहीं दिखती। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपने इनका जो जायजा पेश किया, इकबाल का भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा उस पर भी, उसके रोल के बारे में भी एक मिस्ट्री है, क्या है, क्योंकि उनके बड़े तजादात सामने आते हैं। देखो जी, इकबाल शरीफ आदमी थे, इंटेलेक्चुअल बंदे थे, वो कोई सियासतदान थे ही नहीं। हम पाकिस्तान की रियासत ने जो उनकी शख्सियत बनाई है, हमारी नाराज़ी उस शख्सियत से है। जो इकबाल ओरिजिनल से है, उसकी शख्सियत से नाराज़गी को कोई वजह नहीं बनती। इकबाल को पाकिस्तान की रियासत ने अपने मफादात के लिए इस तरह उसकी टेलरिंग की है जो वो नहीं था। इकबाल एक दानश्वर बंदा था, उसके तजादात थे, कॉन्ट्रडिक्शन थे, उसकी मौका परस्तियाँ थीं, उसकी असूल पसंदी थी, वो सब चीज़ों का एक मुरक्का था। लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने, और ये भी लोग कहते हैं कि उसको बनाया किसने, जब फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन अयूब खान के खिलाफ मुखालफत की तो फिर रियासत ने चाहा कि कायद-ए-आज़म के साथ किसी और को भी बनाया जाए, और फिर अल्लामा इकबाल की शख्सियत प्रमोट करना शुरू की। आप देखें कि अल्लामा इकबाल के नाम पर जितने अदारे हैं वो 70 के बाद बने हैं। इकबाल अकेडमी हो, ये ओपन यूनिवर्सिटी हो, ये सब 70 के बाद की पैदावार है। और इकबाल को एक जो ना सब्स्टिट्यूट बना के पेश किया जना का। और अल्लामा इकबाल जो थे वो अपने वक्त का एक उर्दू का शायर था, और वो उसको अपनी उर्दू शायरी इतनी पसंद भी नहीं थी, उसको तो फायदे से अपनी फारसी शायरी पसंद, बल्कि एक वक्त में छोड़ना चाहता था। हाँ, उसको अपनी फारसी शायरी पसंद थी। अब उसके बेटे की किताब पढ़ें तो हमें अल्लामा इकबाल एक और शख्स नजर आता है जी, बिल्कुल। जब दूसरे लोगों की किताब पढ़ें तो जो रियासती नैरेटिव है वो और शख्स नजर आता है। अब जो हमारी रियासत है उसने उसकी इस तरीके से उसको बना सब दिया कि वो हर वक्त अकवाले ज़नी उसके मुंह से निकलते रहते हैं। वो आम आदमी लगता ही नहीं है, आम इंसान लगता ही नहीं है। वो जो ख्वाब देखा था उसके मतलब क्या, उसकी हकीकत क्या ख्वाब? उस दिन वो उसको नींद नहीं आई होगी। ख्वाब तो नींद खुली आंखों से देखा ना, ख्वाब खुली आंखों से, जगते हुए देखा था। जगते हुए तो उसका खुतबा है जो इलाहाबाद के नाम से पेश किया जाता है, तो जरा उसके मंदरजात। और खुतबे में पहले ही लफ्ज लिखा हुआ है, पहली सत्र में लिखा हुआ है कि मेरा कोई लीडर नहीं है, मेरी कोई सियासी जमात नहीं है। ठीक है, अगर उसका खुतबा पढ़ें जी जी, उसमें लिखा हुआ है ठीक बात, मेरा कोई नहीं है। और आपको ना मैं लीडर हूं, ना मैं किसी को। और ये भी है कि जब वो खुतबा है, आपको पता है कि जब इलाहाबाद के स्टेशन पे पहुंचे अल्लामा इकबाल, तो उनका जो इस्तकबाल है वो अंजुमन कसाबा ने किया। अच्छा जी, जो कसाई थे वहाँ पे, उन्होंने किया।
और फिर उन 3 जगह वेन्यू बदलने पड़े कि ये जलसा करना पड़ा, क्योंकि लोग ही नहीं थे। वो कहा जाता है कि उस स्कूल को छुट्टी करवा के ना बच्चों को, तो कहा वहाँ एक जगह किया गया, और वो भी उसमें दीनी मदारस के बच्चे थे। अच्छा। और जब वो उन्होंने अपना ये अंग्रेजी में लिखा हुआ खुतबा दिया तो वो तकसीम किया, तो लोगों को तो समझ ही नहीं, उनको टप दिया और उन्होंने कहा जी शायरी शायरी, और बहुत वो गुस्से में आ गए। उसने कहा भाई मैं बहुत आम बात कर रहा हूँ, आप शायरी शायरी कर रहे हो, और वो किसी को समझ नहीं आई कि ये क्या है। आप मुझे बताएं कि क्या उस खुतबे को कभी मुस्लिम लीग ने अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तस्लीम किया, उसको कभी अडॉप्ट किया अपने किसी इजलास में कि हैंड्स फॉरवर्ड ये जो अल्लामा इकबाल का खुतबा है ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। या 1940 में जब 23 मार्च कोई रेफरेंस उसका रेफरेंस, या 23 मार्च 1940 को जो यहाँ इजलास हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग ने बेहैसियत मजमूई उसके मज़ार पे को जाके हाजिरी दी। कायद मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर उसके बाद उसके मज़ार पे गए। वो चले भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं चल, मैं बात गए। सवाल ये है कि वो तो पहलू में उस वक्त मीटिंग हो रही थी। खुतबे के अंदर भी तो उसने ये कहा कि ये जो मैं सूबे का जो बात कर रहा हूँ मुस्लिम सूबे की, तो वो एक मुहाफ़िज़ के तौर पे विद एन इंडियन यूनियन, इंडिया का मुहाफ़िज़ भी वो कहते हैं ना कि जो बरूनी हमले होते हैं विद एन इंडियन यूनियन, अफगानिस्तान साइड से जो बरूनी हमले होते हैं उनको रोकने के लिए वो पहले यानी वो रोकेंगे। वो तो कह रहा था विद एन इंडियन यूनियन जी। वो उन्होंने कोई इंग्लिश अखबार को लेटर भी वजाती लिखा, वो इंग्लिश अखबार को नहीं लिखा, उन्हें इंग्लिश ब्रिटिश नहीं, उन्होंने थॉमसन को खत लिखा। अच्छा। थॉमसन जो था वो पंजाब का चीफ सेक्रेटरी था। अच्छा। तो थॉमसन ने उनकी किताब पे एक रिव्यू लिखा, तो उसके रिव्यू के जवाब में उन्होंने लिखा कि भाई आपका रिव्यू मैंने पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया, और आपने जहाँ ये कहा कि मैं किसी पाकिस्तान स्कीम का हमायती हूँ, मैं ऐसा कोई हमायती नहीं हूँ, ये तो ऑक्सफोर्ड के किसी स्टूडेंट की ये स्कीम है, मैं ऐसी स्कीम का, मुझे इस तकसीम का बानी कहना गलत है। ये एडवर्ड थॉमसन को उसने खत लिखा। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और आशिक हुसैन बटालवी की एक बुक है अल्लामा इकबाल के आखिरी 2 साल, मैंने पढ़ी है। अच्छा, उसमें वो ऐसे लगता है कि वो खत पे खत लिख रहा है जिन्ना को, जिन्ना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। हाँ, वो वजह यह है कि जिन्ना उसे लिफ्ट ही नहीं करवा। नहीं भाई देखें, अल्लामा जिन्ना साहब गलत या सही, वो बहुत बड़े लीडर थे उस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के। अल्लामा इकबाल का तो वो रोल ही नहीं था। अल्लामा इकबाल जो है वो तो इस चीज़ में फंसे हुए थे कि मुस्लिम लीग के वो एक धड़े के सदर बन गए। सर शफी लीग के वो नहीं, सर शफी लीग के चले गए थे। हाँ, मुझे पता है, बांग हो गई, जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। और लेकिन नहीं, उसके बाद जो मलक बरकत अली, आशिक बटालवी, अल्लामा इकबाल और मलक लाल खां, ये 8-10 जो इंटेलेक्चुअल थे ना, इन्होंने एक अपनी अलहदा सर सिकंदर के मुकाबले में मुस्लिम लीग बना ली थी। ठीक है। और मुस्लिम लीग जो है वो जिन्ना साहब मानते थे सर सिकंदर वाली को, इनको तो मानते ही नहीं थे। वो कहते आप कौन हो, ये वैसे ही खत लिखते थे, चिट्ठी चपट्टी चोली टाइप खत। वो कहते थे भाई सर सिकंदर लीडर है, उसके साथ हुकूमत है, मैं आपकी बात को क्या सुनूं। वो ठीक है, असल में उसको खतों में ये नजर आता है, महसूस होता है, वो कहता है कि ये जगीरदारों को तू क्यों शामिल कर रहा है, और ये जो वडेरे हैं फलाने हैं, तो इसको ले मैन आम आदमी की जमात बना और इसको ये वडेरा शाही से निकाल और जगीरदारों से। बस ऐसा ही है ना भाई, उस वक्त इनके पास तो था कुछ नहीं, उस वक्त इख्तिदार तो जागीरदारों के पास था। जिन्ना ने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी थी ना, वो कोई मजमून तो लिख नहीं रहा था, तो उसको समझ थी कि अगर मैंने जो फजले हक है बंगाल में जी, और जो ये है पंजाब में सर सिकंदर, और सर फजल हुसैन का भी बड़ा अच्छा रोल कर रहा है। हाँ, सर फजल हुसैन तो बेचारा अगर ना मरता, हाँ, वो तो दमे की वजह से मर गया। 40 ही वाज ओनली 48, 48 बहुत ज़हीन आदमी था, 48 साल की उम्र में मर गया। अगर वो ना मरता तो उसने किसी को एंटर नहीं होने देना था पंजाब में। सही बात है। उसने तो जिन्ना के पैर नहीं लगने देने थे। वो मरा, बाज़ औक़ात किसी का नुकसान किसी की अपॉर्चुनिटी होता है ना, जो फजल हुसैन की मौत थी वो जिन्ना के लिए अपॉर्चुनिटी थी। ठीक। अच्छा, एक बात बड़ी हैरत होती है, उन्हीं दिनों जब ये सारी टसल चल रही थी, पंडित नेहरू ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि हम किसी जगीरदार पर जगीर नहीं रहने देंगे। इस तरह वो जगीरदार या वडेरे या इस तरह के लोग जो है ना, वो बदल हो गए कांग्रेस से, और उन्होंने कहा कि कल को बजाय इसके खास तौर पर मुस्लिम जो जगीरदार, उन्होंने कहा
कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हमारी जगीरें महफूज रहेंगी। देखो जी, कांग्रेस फ्रॉम द डे वन जो है वो एक मिडिल क्लास और सरमायादारों के हवाले से पार्टी थी। जागीरदार तो उसके साथ कभी रहे ही नहीं, और जागीरदारों की वो कभी पार्टी रही नहीं। उसमें लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास खाते पीते खुशहाल शहरी लोग थे। और ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम जो थे वो तलकादार नवाब राजे महाराजे, वो तो हमेशा अंग्रेज़ के साथ थे, और वो कांग्रेस के हमेशा मुखालफ थे। जिन्ना साहब की लीडराना क्वालिटी जो भी गिनी जाती हैं या गिनवाई जाती हैं, सवाल यह है कि मुस्लिम जिनके नारे लगा के उसने अपनी लीडरी ली थी, पहले तो उसकी वो लीडरी ख़त्म हो गई थी एक तरह से, वो इंग्लैंड जाके बैठ गया था। सवाल ये कि उनको क्या मिला है, जो जिनके नाम पे उसने अपनी ये ओहदे लिए या लीडरी ली, उनको हासिल आउटपुट उनको क्या मिला? जो दिलचस्प बात यह है कि जिन इलाकों में इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है, ये तो ऑलरेडी पाकिस्तानी पै गए। मसलन पंजाब में पाकिस्तान बनने से पहले दो हुकूमतें बनी। दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त सीएम को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वो दोनों मुसलमान थे। और जब अगर पंजाब तकसीम ना होता, पाकिस्तान ना बनता, तो जब भी कभी वज़ीर आला बनना था वो मुसलमान नहीं बनना था, क्योंकि मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी पंजाब में। ठीक है, बंगाल में भी बलोचिस्तान जो है वो तो सूबा ही नहीं था। ठीक है, वो तो सूबा ही 1970 में बना, 69 में बना। रियासत जो थी, हाँ, उस पर तो कब्जा किया गया। वो 4 रियासतें पहले यकीन दहानी कराई गई थी कि तुम्हें इंडिपेंडेंट रहने दिया। वो 4 रियासतें थी ना जी, वो फेडरेशन थी 4 रियासतों की। ठीक है, ये वो क्योंकि जनाब उनके एडवाइज़र थे, नवाब जो कलात के जो नवाब थे उनके लीगल एडवाइज़र थे। क्योंकि ये भी एक दिलचस्प बात है कि जना जो है वो मुस्लिम रियासतों के राजों महाराजों के लीगल एडवाइज़र बन जाते थे अगेंस्ट कांग्रेस। और जो कहते थे कि वो बहुत बड़े वकील थे, भाई वो कभी किसी इंडिविजुअल का केस नहीं लड़ते थे, वो तो राजों महाराजों से पेंशन लेते थे। नहीं बन जाते थे, बना दिए जाते थे। नहीं, वो बना भी दिए जाते थे और वो बन भी जाते थे। वो कहते थे कि अच्छा यार तुम हमारा काम करो। और ये जो 4 रियासतों की जो कब्जा किया है, उसके तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि कैसे वो कब्जा हो गया। पहले तो बाप बेटे का ताल्लुक था ना। अच्छा। और उन्होंने जनाब साहब को सोने और चांदी में तोला था। वो पहले कहा जाता है पहले सोने में जब तोल लिया तो उसने कहा कि देखो मेरी बहन खड़ी है, अब इसको भी तोलो चांदी में। और 112 पाउंड हुआ उनका वजन। अच्छा, 112 पाउंड वजन। और वो कहाँ गया सोना? सही बात है, ये बड़े अहम। हाँ, वो 112 पाउंड हुआ। नहीं, लेकिन ये सारे पस मंजर जिस तरह ये आता है कि रियासतों के साथ भी उन्होंने इस तरह रखे हुए थे मरासम, और बाद में ज़्यादा एक बदअहदी की ना, कि एक वादा अहद करके उसको तोड़ दिया गया। तो वो उनके नज़दीक अहद वो कुछ नहीं था, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे। वो समझते थे कि क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में वो किसी अखलाकियत के काबिल लेकिन प्रैक्टिकल लीडरशिप ने हमें क्या दिया? देखें, अगर ये चीज़ आप अंदाज़ा करें, पंजाब की सरहदें जो हैं दिल्ली तक पहुंची हुई थी जी, और इतना बड़ा खित्ता था। और उधर बंगाल आप देखें जिसमें कलकत्ता और पूरा खित्ता, उसमें इतना पूरा वसी एरिया, इन सारों पे मुसलमानों की हुक्मरानी थी। हमें मिला क्या उसके बाद? बल्कि भुजंग कट नहीं लग गया। वो तो अब हमें एहसास होता है ना। लेकिन जो तो उस वक्त तो ये किसी को जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप थी वो तो समझती थी कि हमने बहुत बड़ा मार्का कर लिया है और बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। अच्छा, ये जो मज़हब की यानी सियासत में मज़हब की जो शमूलियत आमेज़श है, ये कितनी भयानक रही है? मैं चाहता हूँ आप चूँकि बड़ा अच्छा लिखते भी हैं तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ख्याल करें कि उसके क्या क्या मफासद हमारे साथ नहीं, देखे ये तो जो ही अंग्रेज़ आया ना उसके फ़ौरन बाद ये शुरू हो गई है। देखे हिंदुओं की राष्ट्र सेवक संघ बनी, अकाली पार्टी बनी, मुस्लिम लीग बनी। ये इसके मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी वो मज़हब के नाम पे बनी, और ये मज़हब की सियासत से आमेज़श जो है ये तबाही लेके ही आई है। और आप देख लेंगे पाकिस्तान में मुस्लिम सियासत और मज़हब की जो आमेज़श है हमारे लिए तबाही का बाइस बनी हुई है, हमारे लिए मसाइल का और मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। अगर हमने रियासत को एक सेकुलर जमहूरी रियासत ना बनाया तो हमारी मज़ीद तबाही होगी और हम इस तबाही से नहीं बच सकेंगे। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जिना जो है ना वो तो सेकुलर था,
गांधी लेके आया था, मजहब को शामिल किया था, उसके रद्द अमल में फिर ये भी लेके आया। देखो जी, गांधी ने कभी भी हिंदुइज्म को ज़ाती तौर पर, गांधी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हिंदू हो सकता है, लेकिन उसने कभी भी मज़हब को लोगों को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने ये कभी नहीं कहा कि हिंदू अलहदा होते हैं, मुसलमान अलहदा होते हैं, जैन अलहदा होते हैं। जिन्ना जो है वो ज़ाती ज़िंदगी में कतन मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं था, लेकिन सियासत, उसने मज़हब को इस्तेमाल किया सियासत में तफरीक पैदा करने के लिए। इसलिए गांधी का जो है वो ज़ाती ज़िंदगी में मुमकिन है पूजा पाठ भी करता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन उसने मज़हब को इंसानों को तकसीम करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसकी पूजा पाठ में आप देखें ना, उसमें कुरान भी पढ़ा जाता था, उसमें गीता भी पढ़ी जाती थी, उसमें बाइबल भी पढ़ी जाती थी, उसमें बाबा गुरु नानक की ग्रंथ, यानी वो तो एक ऐसा हार्मोनी थी उसमें, मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस अप्रोच के तहत। और जिन्ना तो खैर किताबें पढ़ने वाला बंदा ही नहीं था, वो नहीं कभी किताब पढ़ता था, ना उसके ने कभी किताब का कभी हवाला दिया। लेकिन उसके बाद आप देखें ना, हमारे यहाँ 11 अगस्त की तकरीर जैसे पेश की जाती है, लेकिन उसके बाद भी जना की जो बेशुमार तकरीरें मिल जाती हैं जिसमें वही मजहबी वो 14 बाद जिंदा रहा उसके बाद, उस तकरीर के बाद जी कोई फॉलो आप बता दें उस तकरीर कहीं भी नहीं है, बल्कि मजहबी आपको बड़े रेफरेंस, बल्कि सबसे पहला जब माउंट बैटन आया उसने कहा अकबर की बात कीजिए, तो इसने वहां भी अपनी मजहबियत का उसने तरदीद कर दी उसकी। हाँ नहीं, उसे कोई वो फॉलो अप कोई नहीं किया उसका। अच्छा, जिन्ना के बाद जो पॉपुलर तरीन लीडर हमारे यहाँ हुआ है वो भुट्टो है, जिसको मैं तो जिन्ना सानी समझता हूँ। तो इसने भी तकरीबन जिन्ना ही का रोल मुझे दिखता है, इसलिए मैं उसको सानी कहता हूँ। उसने तो बहुत ही किया, उसने तो हिंदुस्तान दुश्मनी को नई सरहदों से मुतारफ कराया है, और उसने भी मज़हब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। उसकी तकरीरें उस वक्त की पढ़ लें, असम्बली में उसकी तकरीरें पढ़ लें। अब बात करें तो पीपल्स पार्टी वाले सार्को आते हैं, उसकी तकरीरें पढ़ें, और उसने वो नए सिरे से दो कौमी नजरिए को जिंदा किया। ज़िया ने जो चीज़ें बाद में उठाई हैं उसकी सारी बुनियादें तो भुट्टो ने फराम की। जुमे की छुट्टी भुट्टो ने की। ये नजरियाती काउंसिल के जो जिस तरह आवाज बढ़ाई गई, जिस तरह उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर उसने दिया जी जी, और रूते हलाल कमेटी उसने बनाई, सारे अदारे उसने मजहबियत के यानी सारे परपूजे, बल्कि ये जो अफगानिस्तान में जो आग लगाई है उसकी हुकूमत यहाँ की मुलाकातें और ये सारी, और उसका जो हाँ तो उसने जो नसीरुल्लाह बाबर है उसने बहुत तफसील से लिखा है कि वो ही, और नसीरुल्लाह बाबर ने ये भी लिखा है कि भाई मेरे घर पे था जब ज़ियाउल हक उकाड़े में, जब मैं GOC उकाड़ा था तो ज़ियाउल हक मेरे घर पर था जब उसको खबर मिली कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गया, क्योंकि ही वाज माय वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, नसीरुल्लाह बाबर ने जो सुहेल वड़ैच को इंटरव्यू दिया उसमें लिखा हुआ। देखिए सिविलियन का चीफ ऑफ वो चीफ मार्शल इंस्पेक्टर बनना एक बड़ी अजीबो गरीब भयानक सी तो खुद उसने अपनी भी मार्शल लगा दी थी अप्रैल 1970 में, आया भी उसी तरह, गया भी उसी तरह। तो अब वो बात कहानी और चली जाएगी कि देखें जब एक इतनी क्लियर कट शिकस्त उसको हो चुकी है और अवामी लीग जीत चुकी है, शेख मुजीब हकदार है, तो इस शख्स ने एक बयान नहीं दिया, कोई एक कहीं नहीं मिलता कि उसने कहा हो कि अवामी मैंडेट जो मिला है शेख साहब को उसका एहतराम होना चाहिए। नहीं, वो चाहता था मुझे इक़्तिदार मिलना चाहिए, और उसने फौजी एक्शन की भी मजम्मत नहीं की, फौजी एक्शन, बल्कि उसने कहा थैंक गॉड पाकिस्तान बच गया। तो इस ऐसे शख्स को हमारे यहाँ कायदे वाम किन मानों में दिया? वो उनके पसंदीदा लोग उनको कायदे, जैसे जो कायदे आज़म कह सकते हैं वो कायदे वाम भी कह सकते हैं। यानी जिस तरह का डकोस्ता तब था वैसे डकोस्ता बाद, और अब भी चलती जा रहा है। अच्छा, आज हम देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त भी एक पॉपुलर लीडर पेश किया गया है, बड़ा मुनास समार के हीरो लाया गया है, जिसको मैं जिन्ना सालस के रूप में देख रहा हूँ, वो क्योंकि उसके लिए भी लोग उसी तरह दीवाने हैं और उसके लिए जान छिड़कते हैं, उसके लिए वो आग लगाने को तैयार हैं, वो हर बात में बर्बादी के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जान तो ऐसे जैसे हथेली पे रखे हुए हैं। तो इस शख्स का जो रोल है इसको भी ज़रा मैं चाहूँगा कि आप देखो जी, वो तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उस पर 10-15 साल हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने लगाए हैं, वो मेड अप पर्सनैलिटी है, और वो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट कितनी बैंकरप्ट है, जो इस शख्स को बनाती संवारती और चलाती रही है।
उसको वो तो बुनियादी तौर पर एक क्रिकेटर था, उसको क्रिकेटर ही रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो जो उसका क्रिकेट का करिश्मा था, वो समझती थी हमारी फ़ौज के इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। वो बुनियादी तौर पर पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो तो क्रिकेट के अंदाज में सियासत को सोचता है और उसी के अंदाज में सियासत करता है। और जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट उसके पुष्ट पर रही है, वो वज़ीर आज़म भी बन गया, सियासत भी करता रहा। जब वो पीछे हट गई है तो उसका काम कोलैप्स हो गया और उसका कोई मामला चलने वाला नहीं है। हाँ, उसने रियासत समाज में इंतशार को प्रमोट किया है और वो इंतशार जो है वो अभी तक मौजूद है। और देखें वो भी अवामी सतह पे सियासत में इस्लामी टच और इसके लिए उसने तड़के इस्लामी खूब लगाए हैं और लगा रहा है अभी भी। हाँ, लगाएगा, मज़ीद लगाएगा। तो आप क्या अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जमहूरी वालों से और हमारी एक कौमी हैसियत में क्या देखते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा जमहूरी सेटअप बन सकता है जिसे आप जेन्युइन जमहूरियत कह सकें। पाकिस्तान के मौजूदा जोग्राफिए में जमहूरियत नहीं पनप सकती, वो ऐसी टूटी फूटी कंट्रोल जमहूरियत ही रहेगी। अगर आप कहें कि कोई जेन्युइन जमहूरी सेटअप बन सके तो मेरे ख्याल में नहीं बन सकता। लियाकत साहब, हमारी नौजवान नस्ल बड़ी बददिल है। आप देखें इतने जिस बंदे से बात करते हैं वो कहता है कोई सबील बने, कोई तरीका मैं निकल भागूं, यहाँ से चले जाऊं, वेस्ट चले जाऊं। ज़ाहिर क्या करे भाई, रोज़गार नहीं है उसके पास, क्या करे, उसकी समाज में कोई हैसियत नहीं है, वो उसको अपनी बात कहने की कोई बात नहीं है, उसको घुटन का एहसास है, समाजी घुटन है, माशी घुटन है, सियासी घुटन है। तो उसके लिए उसको बेचारा क्या करे, कहाँ जाए? कोई तालीम आपने इतनी महंगी कर दी है, वो कहाँ से तालीम हासिल करे? तालीम के बाद रोज़गार नहीं है, रोज़गार कहाँ से ले? तो इसके लिए बाज़ार है कि वो भागना चाहता है, क्यों ना भागे, भागना चाहिए। क्या हमने ये पाकिस्तान ये पार्टीशन इसलिए करवाई थी कि ये घुटन के लिए? या इसीलिए करवाई थी, वरना इसका क्या जवाब था? अभी तक हम पिछले इतने अरसे से बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक तो उसका कोई जवाब नहीं था। वो इसलिए किया था ना कि एक मखसूस गिरोह ने इस पर काबज़ होना है और वो मखसूस गिरोह मुख्तलिफ शक्लों में पिछले 75 साल पे इसके पर काबज़ है और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ चंद साल भी ज़रूर काबज़ रहेगा, क्योंकि उसको चैलेंज करने वाली कुव्वतें अभी मुतहर्रिक नहीं है या मुनज़्ज़म नहीं है। लियाकत साहब, मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ। आपका मैंने काफ़ी टाइम लंबा इंटरव्यू कर दिया, बल्कि मेरे तो अभी भी बहुत सारे और गोशे हैं जिनको लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आइंदा पे डालते हैं। उम्मीद है कि आपसे मैं वैसी मोहब्बत जो मिली आज है और मुश्किल मिली हुई है, ये आइंदा भी होगी और हम आपसे जो ये सच्चाई और बिल्कुल खराबपन है ये सुनते रहेंगे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।